हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, स्मॉल जी, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे हम ले लेते हैं कि अर्थ की किसी भी जगह पे हम सरफेस के पास सवाल करते हैं तो जी को हम लगभग 10 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना। जी भी मतलब यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। उसके इस पर फर्क पड़ता है रोटेशन का। रोटेशन के कारण अर्थ का जो रोटेशन होता है ना, अर्थ घूमती है, मान लो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट मान लो ओमेगा से घूम रही है। तो अब देखो अर्थ ऐसे घूम रही है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, तो सभी सभी का रेडियस अलग अलग हो गया है। किसी का इतना हो गया, किसी का बड़ा हो गया। तो जो इक्वेटर पे उसका तो रेडियस सबसे बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से उन सभी का क्या चेंज हो जाएगा? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई सा भी बोल दो, वो चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, वही मैं आपको सिखाता हूँ। कि मान लो कि ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक। और ये एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ये एक्सिस है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है पर हम तो ऐसे ही ले रहे हैं। और यहाँ पे ये इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ठीक। ये सेंटर है और ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। इस तरीके से अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे है। ये मान लो कि यहाँ पे है अर्थ में, यहाँ पे खड़ा है वो आदमी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मान लो, है ना, आदमी मान लो, चलो ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आदमी अर्थ पे खड़ा है, तो अर्थ के साथ, हाँ ह्यूमन मान लो, ह्यूमन है कोई, अर्थ के साथ अगर ये घूम रहा है तो ये किस, जो पथ पर ये घूमेगा वो पथ कौन सा होगा? वो सर्कुलर पथ कौन सा होगा? ये वाला। जिस सर्कुलर पथ पर ये, सर्कुलर पाथ पे ये घूमेगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। इस है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्कुलर है तो सॉल्व कर सकते हैं हम। आपको सिखाया है सर्कुलर मोशन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उस जो चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जो चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है उसका सर्कुलर पाथ बनाओ। हाँ, पहले सर्कुलर पाथ बनाओ, रेडियस देखो जिस पाथ रही है। जैसे यहाँ की तो रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं भाई, ये वाली रेडियस तो कैपिटल आर, अर्थ की इक्वेटर की रेडियस। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होता तो यहाँ पे वो आर रेडियस से घूमता, लेकिन यहाँ तो रेडियस उससे कम है थोड़ी, तो यहाँ स्मॉल आर ले लेते हैं रेडियस को यहाँ पे, कि स्मॉल आर में पार्टिकल या कोई ह्यूमन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। ओके, अब तो हमने क्या कर लिया, इसका सर्कुलर पाथ बना लिया, सेंटर ढूंढ लिया, रेडियस कर लिया। अब इसका तो एफ डी लगेगा, तो बताओ एम जी किधर लगेगा? तो कोई भी आदमी, कोई भी एनिमल, कुछ भी, कोई भी चीज है जो अर्थ पर है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। क्योंकि ये अर्थ है ना, तो ये मत कह देना सर आज तक तो आप ऐसे करते थे कि ये सरफेस होती थी, तो आप कहते थे कि एम जी हमेशा नीचे लगता है। तो सर यहाँ पे आदमी खड़ा है तो एम जी ऐसे लगाओ। अरे ऐसे थोड़ी लगेगा एम जी, यहाँ पे सेंटर यस की सर। तरफ। मतलब यहाँ पे आपका एम जी लगेगा इस तरीके से सेंटर की तरफ, यूं, ऐसे ये हो। अब देखना, अच्छा यहाँ पे एंगल हम लैम्डा ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ये सेंटर से आदमी जो खड़ा है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल आप मान लो आपको दिया है लैम्डा एंगल। थीटा भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ किताबों में लैम्डा एंगल दिया जाता है, तो इसलिए हम लैम्डा एंगल ले रहे हैं कि भैया यहाँ पे लैम्डा एंगल दिया था, ठीक है। अभी वो कंपोनेंट करेंगे तो काम आएगा। ओके, हम तो एफबीडी बना रहे, तो एमजी लगा दिया हमने। अब नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल कैसे लगेगा? नॉर्मल तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल लगेगा ऐसे, नॉर्मल ऐसे लग जाएगा। अब अच्छा, और कौन से फोर्स लगेंगे? हम आदमी पे से बैठ के, मतलब आदमी खुद को देख रहा है, हम ही हैं ये आदमी, ठीक है। तो
और ये घूम रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर से दूर की तरफ लगेगा। किसका सेंटर? पृथ्वी का सेंटर कि आदमी जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका सेंटर? तो आदमी जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसके सेंटर से दूर की तरफ लगेगा, है ना। अर्थ के सेंटर से कोई मतलब नहीं है सेंट्रीफ्यूगल के लिए। तो आदमी जिस सर्कल पे घूम रहा है उससे दूर की तरफ इस तरीके से उसका लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो लगेगा m ओमेगा इंटू, क्यों? क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है और करता है तो आदमी भी ओमेगा से घूम रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। इस तरीके से हमने एफबीडी बना दिया। अब हम क्या करते हैं? रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं। वैसे तो इस डायरेक्शन में, कोई भी इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं है ना। चलिए इस डायरेक्शन में ही देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमको किसका इफेक्ट देखना है? जी का इफेक्ट। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर देखो यहाँ पे हम किसी आदमी का वेट देखें तो वेट क्या होता है? mg होता है। बेसिकली ये नॉर्मल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या चक्कर पड़ रहा है। अगर ये m ओमेगा स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये धरती मान लो रुकी हुई होती, तो उस केस में तो ये नॉर्मल mg के बराबर हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा देखना ध्यान से। तो हमें ये वाला एंगल लैम्डा दिया हुआ है, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी लैम्डा कहें तो ये हमने कह दिया लैम्डा, और हमने यहाँ पे इसके वही कर दिए, कंपोनेंट कर दिए m ओमेगा स्क्वायर r के। तो एक कंपोनेंट तो ऐसे कर दिया और एक कंपोनेंट हो गया इस तरीके से। तो ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया m ओमेगा स्क्वायर r और नीचे वाला कंपोनेंट हुआ m ओमेगा स्क्वायर r साइन लैम्डा। अब देखो इस डायरेक्शन में भी इसके पास कोई एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलती है ध्यान से देखना। हमें इक्वेशन mg बराबर n प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल की वैल्यू निकालें तो नॉर्मल हमें कितना मिल रहा है? mg माइनस कॉस लैम्डा। देखा, मतलब अगर हम यहाँ अगर मतलब धरती नहीं घूम रही होती, अगर धरती नहीं घूम रही होती तो हमारे नॉर्मल कितना आता? mg आता। मतलब अगर हम किसी प्लांट उस पे खड़े होते हैं, वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं और धरती नहीं घूम रही, हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं धरती का घूमना, तो हमारी रीडिंग, मतलब इसकी रीडिंग, वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आती है? हमारे वेट की रीडिंग n बराबर mg नॉर्मल आती है ना रीडिंग। लेकिन इस केस में जब हम धरती के रोटेशन को भी कंसिडर कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे जो ह्यूमन खड़ा है ये यहाँ पे एक वेइंग मशीन पे खड़ा है। किस पे खड़ा है? एक वेइंग मशीन में। और उसकी रीडिंग आपसे पूछी जाए और आपसे बोला कि धरती के रोटेशन को आपको कंसिडर करना है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग अब बदल जाएगी। वेइंग मशीन की रीडिंग m माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा आएगी। यानी कि मैं अगर यहां से m कॉमन ले लूं तो क्या बच गया? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, ये आ गया m, और ये क्या आ जाएगी? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। मैं क्यों लिख रहा हूँ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? इसकी तो बात ही नहीं करी थी। देखो ध्यान से कि अब मैं इसे लिख सकता हूँ n बराबर m, इस पूरे को जो ये ब्रैकेट में लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ अब नया जी इफेक्टिव। भाई देखो, नॉर्मल आदमी खड़ा है वेइंग मशीन पे, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट में खड़ा है, कहीं पे भी नहीं खड़ा, वो तो मस्त धरती पे खड़ा हुआ है, अर्थ पे खड़ा हुआ है। तो जैसे हम सवाल करते थे कि अर्थ पे कोई आदमी खड़ा है वेइंग मशीन के ऊपर तो उसकी रीडिंग n बराबर mg आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो n बराबर ये कुछ आ रही है। तो इसका मतलब इस चीज को हमने क्या बोल दिया? जी इफेक्टिव। मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी होना चाहिए था वो जी ना रह के जी इफेक्टिव हो गया। तो यहां से हमें जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी मिली? जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखो यहाँ पे हम अब जीरो कर दिया, अगर लैम्डा को जीरो कर दिया जाए, लैम्डा जीरो, जीरो कितना हो गया? 1, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई।
मतलब आपका वेट, अगर आप देखो वेइंग मशीन पे खड़े हो, कहाँ पे, इक्वेटर पे, यहाँ पे आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो, तो यहाँ पे आपका वेट मिनिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जी में से घटेगा ये, तो जी इफेक्टिव वैल्यू कम हो जाएगी, जी इफेक्टिव कम हो जाएगा तो नॉर्मल भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक्यूरेट रीडिंग कब आएगी, जितना आपका जहाँ सर पे आपकी वॉइस रोटेशन का क्लियर कोई नहीं आ फर्क ही रही। नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे लैम्डा कितना हो जाए 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि जी इफेक्टिव ओमेगा की वजह से जी में चेंज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज, स्मॉल जी में चेंज। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम पोल की बात करें, पोल की, एट पोल, पोल का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो पोल पर लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो वहां पे जो जी इफेक्टिव है वो जी के बराबर ही आ जाएगा। तो पोल पर जी की वैल्यू, जी इफेक्टिव की वैल्यू, पोल क्या होता है, या तो नॉर्थ या पोल, तो ये कल देखेंगे तो 90 डिग्री, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं ना इनको। तो पोल्स पर क्या हो जाएगा, टिप की वैल्यू जी ही आ जाएगी। लेकिन अगर इक्वेटर की बात करें, भूमध्य रेखा, अगर भूमध्य रेखा की बात करें इक्वेटर पर, तो वहां पर मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, तो वहां पे आपको जी इफेक्टिव कितना मिलेगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इस तरीके से धरती के घूमने से जी की वैल्यू बदल जाती है, राइट। ओके, क्वेश्चन समझ लेता हूँ कि t बराबर 0 पर एक रिंग है, ये वाली रिंग ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, वो रिंग यहाँ पे L/2 डिस्टेंस पर रखी हुई है t बराबर 0 पर। अब क्या हो रहा है कि ये रॉड ओमेगा से ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करती है, मतलब रॉड इस तरीके से घूमने लगती है। तो क्या होगा कि रिंग फिसलते हुए इधर जाएगी, रिंग फिसलती हुई जाएगी, तो आपको रिंग की वेलोसिटी बतानी है। कब कब बतानी है रिंग की वेलोसिटी, रिंग की वेलोसिटी उस मोमेंट पे आपको बतानी है जब ये रिंग फिसलते 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 यहाँ पहुंच जाए। उस वक्त जब रिंग फिसलते हुए यहाँ पहुंच जाए और इसको छोड़ने वाली हो, देखो, फाइंड स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इट लीव्स द रॉड, तो रॉड से जब निकल जाएगी ये, उस वक्त इसके पास स्पीड क्या होगी रिंग के पास, वो बतानी है आपको। जैसे जैसे रिंग बाहर निकलती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रिंग बाहर निकलती जाएगी उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि, अच्छा, बाहर क्यों जाएगी ये, देखो, इसका अगर यहाँ पे आप एफबीडी बनाते हो तो एम जी नीचे लग रहा है, ऑब्वियस है, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। घूमने की वजह से अगर हम यहीं से देखें, इसी पर जाके इसी सिस्टम में देखें, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर आर। पर ये जो आर है ये होता है एक्सेस से डिस्टेंस, अभी तो L/2 है, जब रिंग थोड़ा सा और आगे चल जाएगी तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, फोर्स भी बढ़ जाएगा, और इस फोर्स की वजह से ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगी रिंग। अच्छा, तो अब देखना हो क्या रहा है इसमें, फोर्स की वजह से चलना स्टार्ट करेगी, फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये जो फोर्स है ये भी तो वेरिएबल है, यहाँ पे ये फोर्स भी वेरिएबल है, इससे जो इसका चलने का एक्सेलरेशन आएगा वो भी वेरिएबल आएगा, बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन तो उससे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, राइट। तो रिंग जब निकलने वाली होगी, निकल जाएगी यहाँ से, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, देखो होगा क्या, ये रिंग स्लिप करते हुए बाहर आ जाएगी एकदम। तो हम किसी रैंडम पॉइंट पे बात कर लेते कि भाई t बराबर 0 पे तो ये यहाँ थी और इस तरीके से फिसलती हुई है, फिसलेगी इधर की तरफ, बाहर की तरफ फिसलती जाएगी, ऐसे फिसलती यस सर। जाएगी और फिसलते हुए ये बाहर निकल जाएगी। तो हम किसी टाइम टी पर बात कर लेते हैं कि किसी टाइम टी पर ही फिसलती हुई यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो किसी टाइम टी पर फिसलती हुई यहाँ पहुंच गई। हेलो सर। देखो हुआ क्या है, इसका मैंने यहाँ पे किसी टी बराबर टी पर ही एफबीडी बनाया है ना, तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n। तो ये रिंग को जो बाहर लेके आ रहा है ये कौन सा फोर्स है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और ये आर लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब ये फोर्स वेरिएबल है। मैं लिख सकता हूँ फोर्स बराबर कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ को मैं एम ए लिख देता हूँ, एम ए बराबर कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम गया तो ए बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, v इंटू डी वी अपॉन डी आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। अब ध्यान से देखना, ये आर वी डी वी अपॉन डी आर लिखते ना अपन, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने देखो देखा ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको लिख दिया v डी वी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, इंटीग्रेट किया। ठीक, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जब ये इनिशियली चलना स्टार्ट किया था, जब r की वैल्यू l/2 थी, यहाँ से स्टार्ट किया ना इसने, उस वक्त वेलोसिटी इसकी 0 थी। 0। किसकी वेलोसिटी, रिंग की वेलोसिटी। और फाइनली वैल्यू कितनी है, r की l है फाइनल, उस वक्त इसकी वेलोसिटी मान लो हो जाएगी v, इस तरीके से। अब इसको इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करना आप जानते हो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के v² by 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, r का इंटीग्रेशन हो जाएगा r² by 2 और उसमें लिमिट लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा r², तो l² माइनस l²/4, ये मैंने लिमिट रख दी। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो v² बराबर आया ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको हाँ भी, तो इसको हमने सॉल्व किया तो यह आया ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l²/4। आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो गया, ये हो गया √3/2 ओमेगा इंटू एल, ये वेलोसिटी आ गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, जब रिंग बाहर निकल जाएगी, जब ये रिंग इस तरीके से चलती हुई, जब ये रिंग बाहर निकल जाएगी, ये मान लो रिंग चलती हुई यहाँ आ गई बाहर, उस वक्त इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, ध्यान से देखना। उसके बाद इस पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो आगे की तरफ होगी v, जो ये हमने निकाली है, ये वाली टेंजेंशियल नहीं सॉरी रेडियल वेलोसिटी बोल दिया मैंने इसको, इसको मैं नाम दे देता हूँ रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रेडियस की डायरेक्शन में है, v रेडियल। लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी और होगी, कौन सी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि ओमेगा से रॉड घूम रही है ना उसकी वजह से। और वो कितनी आएगी, वो आएगी ओमेगा आर। और भाई जब रॉड एकदम रिंग एकदम बाहर निकल गई तो उस केस में ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एल, ओमेगा इंटू एल। भाई अभी यहाँ पे है रिंग मान लो, तो यहाँ पे भी तो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी कितनी, ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस कितनी है आर, तो ओमेगा आर।
तो जैसे से रिंग आगे बढ़ती जा रही है उसके पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है और साइड इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है रिंग रॉड के घूमने की वजह से। तो बेसिकली इस रिंग के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो रेडियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखना ध्यान से। जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था काइनेमेटिक्स में कि आप अगर चलती हुई ट्रेन में से कूदते हो तो जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो भी आपको मिल जाती है। वैसे ही रॉड घूम रही है ना, तो घूमती हुई रॉड में से ये रिंग अलग हुई है, तो इस पॉइंट पर जो रॉड की वेलोसिटी है वो भी रिंग को मिल गई। तो रिंग के पास दो वेलोसिटी है, ओमेगा एल एंड वी आर। ओमेगा एल को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, वी टेंजेंशियल। ओके, तो जो नेट वेलोसिटी, अगर मैं नेट वेलोसिटी लिखूं रिंग की, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ रेडियल का स्क्वायर प्लस वी टेंजेंशियल का स्क्वायर। वी रेडियल कितनी है, ये √3/2 ओमेगा एल का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3/4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें, अंडर रूट ले तो ये आ रही है √7/2 ओमेगा एल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, मान लो किसी टेबल पे रखी हुई है। जैसे टेबल हम ड्रॉ कर लें इस तरीके से, तो टेबल पे रखी हुई है रिंग और घूम रही है ओमेगा से। तो रिंग के अंदर टेंशन कितना डेवलप हो गया, रिंग के अंदर टेंशन क्या आ गया, वो टेंशन आपको निकालना है। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, जैसे अभी सर्कुलर मोशन में आया है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मतलब कई जगह आपको देखने को मिलेगा। सभी जगह इसको करने का मेथड सेम रहेगा, तो हम आज समझ लेते हैं इसको, है ना। तो कैसे निकालते, देखो इसको, बड़ा ही बढ़िया सवाल है। तो मान लो ये रिंग है, तो जैसे कि आपको सिखाया कि अगर आपको टेंशन देखनी है तो आपको बीच में से रिंग को काटना पड़ेगा। मतलब एफबीडी जो बनाओगे उसमें टेंशन आएगी, तभी तो आप टेंशन को सॉल्व कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, रिंग के यहाँ से दो कट लगाते हैं, मतलब इतना पार्ट हम केवल कंसिडर कर रहे हैं। कितना एंगल का, ये एंगल मान लो डी थीटा एंगल। डी थीटा मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं, वो मेरे को दिखाने के लिए आपको इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है। बाकी बहुत छोटा सा हिस्सा हम देख रहे हैं, बहुत छोटे एंगल का, डी थीटा एंगल का। केवल इतने हिस्से की हम बात करेंगे, इतने हिस्से की हम चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ से हमने रिंग को काटा है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ से हमने रिंग को काट दिया। तो मतलब इतने पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इतने पार्ट का मैं डायग्राम अलग से बना लेता हूँ ताकि मैं उसका एफबीडी अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है, तो इतने पार्ट का मैंने एफबीडी अलग से बना लिया। तो ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल था, डी थीटा एंगल था यहाँ पे। ठीक है, एंगल कितना है, डी थीटा। ओके, तो अब इसका एफबीडी बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो एम जी तो अंदर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब टेंशन देखो कैसे लगेगा। टेंशन हम जानते हैं हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब अलोंग लगता है। जैसे ये रिंग है तो रिंग के अलोंग, इधर इधर, टेंशन की डायरेक्शन में पता लगे, टेंशन तो इधर हो जाएगा टी और इधर भी टी। ठीक है, अब और क्या लगेगा, और हम देखें कि भैया रिंग घूम भी रही है ओमेगा से, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। कितना लगेगा वो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अभी हमने तो एक छोटा सा हिस्सा लिया है, पूरी रिंग का मास था एम, तो इस छोटे से हिस्से का मास एम तो नहीं होगा, छोटा सा मास मान लेते हैं। कोई इसका छोटा सा, बहुत कम सा, बहुत छोटा सा एंगल है ना, तो डीएम मास मान लेते हैं। डीएम मतलब बहुत छोटा मास, डीएम। किसी भी छोटी सी लेंथ को डीएक्स ले लेते हैं, हाँ, छोटी सी लेंथ को डीएक्स, छोटा सा मास, और डीएम, डीएम एक एलिमेंट होता है, मतलब, है ना। एम डीएम ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस तो आर है ही। इस तरीके से अब कंपोनेंट करते हैं हम टेंशन के। तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, टेंशन का एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, है ना। अब देखना थीटा,
कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचता हूँ। तो टोटल एंगल अगर डी थीटा है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। अब देखना ध्यान से, यहाँ से अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आपको ये, तो अगर ये एंगल डी थीटा बाई 2 हो गया तो ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो गया, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये हो गया डी थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये एंगल आ गया डी थीटा बाई 2। ऐसे यहाँ पे भी आ गया डी थीटा बाई 2। अब कर सकते कंपोनेंट आसानी से, कर दो तो फिर। तो नीचे वाला कंपोनेंट हो गया टी साइन डी थीटा बाई 2, ये वाला हो गया टी कॉस डी थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ पे भी ये हो गया टी साइन डी थीटा बाई 2, ये हो गया टी कॉस डी थीटा बाई 2। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं तो कट जाएंगे। और इस डायरेक्शन में देखें तो देखो ऊपर कितना लग रहा है, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे कौन कौन से लग रहे हैं, इधर और इधर, टी साइन थीटा डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन थीटा डी थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिली कि 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे डीएम की वैल्यू निकालनी है। तो डीएम की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, बचपन में पढ़ा था ना यूनिटरी मेथड, कि देखो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, पूरे रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर लेंथ का मास कितना था, कैपिटल एम, ये तो दे रखा है, पूरी रिंग का मास एम है, तो पूरी रिंग की लेंथ कितनी, 2 पाई आर। अच्छा, हमने जो ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, हमने जो छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, ये वाला इतना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लिख सकते हैं आर डी थीटा। याद है बेसिक मैथमेटिक्स में आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर चाप बटे थीटा, तो चाप बराबर कितना हो गया, रेडियस इंटू थीटा, तो रेडियस हो गई आर और थीटा कितना हो गया, आर डी थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर 2 पाई आर लेंथ का मास एम है तो आर डी थीटा लेंथ का मास होगा डीएम बराबर एम अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो डीएम बराबर कितना आ गया, आर से आर गया, ये आ गया एम अपॉन 2 पाई डी थीटा। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे डीएम की जगह पे, तो मिल गया 2t साइन डी थीटा बाई 2 बराबर एम अपॉन 2 पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, एक चीज और सिखाई थी आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा होता है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर होगा। अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे हम जानते हैं डी थीटा बहुत छोटा है, उसको भी आधा कर दिया, तो ये साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2t इंटू डी थीटा बाई 2 बराबर एम अपॉन 2 पाई डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अब देखो कट गए सब, 2 से 2 गया, डी थीटा से डी थीटा गया, तो यहां से आपको टेंशन मिला t बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई, ये आ गई टेंशन। देखो ध्यान से और पूछो कोई डाउट हो तो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक रॉड है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर टेंशन क्या होगी रॉड में, ये बताना है। रॉड का मास m है और लेंथ l है।